हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूं बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर में जो सब्जेक्ट है हमारा एमजेपीआरयू में एग्रीकल्चर फाइनेंस एंड कोऑपरेशन का। तो उससे रिलेटेड हम पहले भी 2 वीडियोस डाल चुके हैं, 2 लेक्चर्स हो चुके हैं और उसके बाद आज ये तीसरा लेक्चर है। तो आप लोगों ने अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो या तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम उसके ऊपर आपका जो है लिंक उन वीडियोस की हम डाल देंगे, या तो आप कमेंट उसमें डिस्क्रिप्शन में चेक कर लीजिए, वहां पर भी हमने उन वीडियोस की जो है लिंक दे रखी है, आराम से वहां से आप देख सकते हैं। तो अगर चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए जिससे मैं जो वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो ज़्यादा देर ना लेते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो इससे पहले का जो है वो आप लोग इससे पहले की वीडियो में पढ़ चुके हैं, सेकेंड जो पार्ट था वीडियो का उसमें पढ़ चुके हैं, ये थर्ड पार्ट होने वाला है। तो इसमें क्या पढ़ने वाले हैं हम, कृषि ऋण का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं क्या बताया गया है कि वर्तमान उदार आर्थिक दौर में जहां कारपोरेट एवं उद्योग जगत को छूटों, रियायतों, अनुदानों एवं सुविधाओं को प्रदान करने का अंतहीन व अनवरत सिलसिला जारी है, वही पूंजीवादी षड्यंत्र प्राथमिक क्षेत्र को गौण क्षेत्र साबित करने पर आमादा है। इस मुद्दे पर सरकार तथा उसके संचालकों की नीति एवं नियत में स्पष्ट अंतर्विरोध परिलक्षित होता है। लगातार 9 वर्ष तक देवराज इंद्र की अनुकंपा के बावजूद राष्ट्र की दहलीज पर खाद्यान्न संकट दस्तक देता नजर आ रहा है। देश में लगभग स्थिर बुवाई क्षेत्र एवं जनसंख्या की विस्फोटक स्थिति को देखते हुए यह तय किया कि 21वीं सदी की कृषि भूमि बचत, फल उत्पादन एवं अनाज बचत, पशुपालन पर आधारित होगी। इस स्थिति में हमारे सम्मुख प्रति इकाई कृषि एवं प्रति पशु दुग्धमाश, ठीक है, प्रति पशु दुग्धमाश उत्पादकता क्या करता है, बढ़ाने के अलावा और मतलब कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आधुनिक कृषि तकनीक एवं पद्धतियों के पूंजी साधन होने के कारण यह सब कृषि ऋण की समय पर आसान व पर्याप्त मात्रा, फिर उसके बाद देख लेते हैं उपलब्धता पर निर्भर करेगा। ठीक है, पर्याप्त मात्रा और उपलब्धता पर क्या निर्भर करेगा, उपलब्धता पर निर्भर करेगा। फिर उसके बाद बताया गया है कि इस तथ्य की पुष्टि आधुनिक शोधों के निष्कर्षों से स्वतः प्रमाणित होते हैं। इन निष्कर्षों के अनुसार वर्ष 1950 से 1990 की अवधि में संस्थागत निवेश की ऋण वित्त सुविधा में 12% की वृद्धि होने पर कृषि उत्पादन में 9% की वृद्धि देखी गई है। कृषि उत्पादन एवं उत्पादकता बढ़ाने में कृषि शाखा एवं ग्रामीण संस्थाओं की प्रभावी भूमिका को देखते हुए संस्थागत ग्रामीण ऋण के पर्याप्त निरंतर प्रवाह के स्थायी प्रावधान सुनिश्चित करने को लेकर उदार युग के नीति नियंता दुविधा में है। इधर 21 वर्षों से ग्रामीण ऋण प्रवाह में अहम भूमिका निभा रही है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नई उदार आर्थिक नीति का शिकार हो रही है, जिसे संस्थागत भारतीय ग्रामीण ऋण प्रणाली के ढहने की शुरुआत तथा निजी स्थानीय क्षेत्रीय बैंकों 24 अगस्त 1996 के बहाने पुराने शोषणात्मक साहूकार तथा प्रथा को बहुत ही परिष्कृत रूप से ग्रामीण व गरीब समाज पर थोपने की साजिश कहा जा सकता है। तभी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा छमाही की घोषित नई उदार शाख नीति में भी ग्रामीण बैंकों की भावी भूमिका एवं प्रासंगिकता पर राष्ट्रात्मक चुप्पी है। आर्थिक मामलों से संबंधित बैंकिंग विभाग की रिपोर्ट के अनुसार प्राथमिक क्षेत्र कृषि एवं ग्रामीण के प्रवाह में मार्च 1991 की तुलना में मार्च 1993 में 3.52% की गिरावट आई है, जो चिंतनीय है। यहाँ प्रश्न यह उठता है कि
एक अनियमित को नियमित मानने की पराजित मनोवृत्ति वाली विशुद्ध व्यावसायिक व कृत्रिम उदार परिस्थितियों तथा राजनीतिक हताशा से अभिशप्त वातानुकूल अर्थ विशेषज्ञता के चलते भारतीय ग्रामीण प्रणाली को अगली सदी की कृषि उत्पादन एवं ग्रामीण विकास जैसी क्या है संवेदनशील क्षेत्र को पूंजीवादी व्यवस्था के रहमो करम पर छोड़कर कभी ना आने वाले अच्छे समय का इंतजार किया जाए। ठीक है, फिर उसके बाद बताया गया है कि किसी ठोस निष्कर्ष पर पहुंचने से पूर्व ग्रामीण बैंकों ऐतिहासिक प्रासंगिक तथा विफलता के कारण एवं उनके प्रभावों को विचार करना अधिक समीचीन होगा। कृषि वित्त का अभाव सदियों से भारतीय कृषि के लिए अभिशाप रहा है। ग्रामीण गरीब किसान व कमजोर वर्ग कृषि एवं अन्य घरेलू आवश्यकताओं की खातिर जमींदारों, शाहूकारों, महाजनों आदि से ऊंची ब्याज दरों पर कर्ज लेने के लिए मजदूर रहा है। दुष्परिणाम स्वरूप इनका क्रूर शिकंजा गरीबों एवं किसानों पर कसता गया। ये लोग ग्रामीण ऋणग्रस्तता की भयंकर बीमारी के शिकार हो गए। भारतीय ग्रामीण ऋणग्रस्तता की व्यापकता के संदर्भ में शशाही कृषि आयोग 1968 के अपनी रिपोर्ट के पृष्ठ 356 में लिखा है कि भारतीय किसान ऋण में जन्म लेता है और ऋण में ही बड़ा होता है और ऋण में ही मर जाता है और ऋण अपनी संततियों को विरासत में छोड़ जाता है। गैर संस्थागत ग्रामीण ऋण की जड़ता को तोड़ने के उद्देश्य से तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी ने 1969 में 14 व्यावसायिक बैंक को राष्ट्रीयकृत करने का साहसिक क्रांतिकारी व ऐतिहासिक निर्णय लिया है। शहरोन्मुखी मानसिकता के धनी ये व्यावसायिक ग्रामीण बैंकों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में असफल रहे। उधर सहकारिता आंदोलन, अकुशल, अनियमित, वेतन रहित सेवा कुप्रबंधन, अप्रतिबद्धता, लापरवाही, खराब ऋण वसूली, भाई भतीजेवाद एवं स्थानीय संकीर्ण राजनीति का शिकार हो गया। जिम्मेदारों व बड़े भूस्वामी सहकारिता आंदोलन पर हावी हो गए। परिस्थितियों को देखते हुए बैंकिंग आयोग 1972 का गठन किया गया, जिसने व्यावसायिक बैंक के अतिरिक्त ग्रामीण बैंकों की एक श्रृंखला ग्रामीण पिछड़े क्षेत्रों में स्थापित करने की सिफारिश की। उसके बाद देख लेते हैं कृषि शाख के उत्तम होने की विशेषताएं की कृषि शाख जो है उत्तम होने की, अच्छा होने की क्या विशेषताएं हैं, इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ लेते हैं। तो विशेषताओं के बारे में क्या बताया गया है कि काफी लंबे समय तक के लिए ऋण न होने से भारत की कृषि में सदा अस्थिरता रहती है। इसलिए यह आवश्यक है कि यदि संकट उपस्थित हो जाए, जैसे फसल नष्ट हो जाए, सूखा पड़ जाए या मूल्य में गड़बड़ हो जाए, तो नया ऋण प्राप्त हो सके तथा ऋण की अवधि बढ़ा दी जाए, कम ब्याज पर ऋण प्राप्त हो सके। ऋण सुरक्षित होना चाहिए जिससे आसानी से शाख सुविधाएं प्राप्त हो सके, परंतु यह ऋण किसी माल की जमानत पर नहीं दिया जाए। यदि आवश्यक हो तो गांव में कर्ज लेने वाले की योग्यता तथा उसकी नैतिक स्थिति की जमानत समझाई जाए। और उसके बाद चौथा पॉइंट है कि ऋण कृषकों को उनके ऋण चुकाने की क्षमता पैदावार के अनुसार प्राप्त होना चाहिए। और ऋण संस्था के लिए यह भी आवश्यक है कि वे ऋण को लेने वाले के संबंध में पूरी जानकारी रखें और यह भी ध्यान रखें कि उनके द्वारा दिए गए ऋण का जहां तक संभव हो सदुपयोग हो, जिससे उनकी समय पर वसूली निश्चित हो सके। उसके बाद देख लेते हैं कृषि ऋण के स्रोत, सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट। ठीक है,
तो इसमें क्या बताया गया है कि कृषि ऋण प्राप्त करने के दो भागों को बांटा गया है। प्राप्त के दो भागों को, स्रोतों को दो भागों में बांटा गया है। तो इसमें कौन कौन से दो भागों में बांटा गया है, आगे क्या बताया गया है कि संस्थागत स्रोत और गैर संस्थागत या निजी स्रोत। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कौन कौन से दो भागों में बांटा गया है। एक तो संस्थागत और दूसरा गैर संस्थागत। तो संस्थागत साख संस्थाएं देख लेते हैं, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट एजेंसीज देख लेते हैं। तो इसमें क्या बताया गया है कि इसके अंतर्गत निम्नलिखित संस्थाएं आती हैं। तो कौन कौन सी हैं? एक तो गवर्नमेंट, सरकार, फिर उसके बाद सहकारी समितियां, कोऑपरेटिव सोसाइटीज, फिर उसके बाद है वाणिज्य बैंक और ग्रामीण बैंक, कमर्शियल एंड रूरल बैंक्स, फिर उसके बाद है वित्त निगम, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, फिर उसके बाद है गैर संस्थागत या निजी स्रोत, नॉन इंस्टीट्यूशनल और प्राइवेट सोर्स। इसके अंतर्गत निम्नलिखित स्रोत आते हैं। तो कौन कौन से स्रोत हैं? महाजन या साहूकार, व्यापारी और आढ़तियां, संबंधी, अन्य। इन संस्थाओं का वर्गीकरण और विवरण नीचे की चार्ट में दिया गया है। देख लेते हैं नीचे की चार्ट में क्या दिया गया है। यहाँ पे चार्ट बनी ही नहीं है, चलो पढ़ लेते हैं। इसमें क्या बताया गया है कि संस्थागत साख से निम्नलिखित उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है। तो कौन कौन से उद्देश्यों को पूरा किया जा सकता है? पहला है बचत को बढ़ाना और कृषि विकास के लिए प्रयोग करना। फिर उसके बाद दूसरा है साख के प्रबंधन में जो खर्चा होता है उसे कम करना। फिर उसके बाद है साख लेने वालों के व्यक्तिगत जोखिम को कम करना, साख प्रदान करने वाले महाजनों व साहूकारों के अधिकारों को कम करना और किसानों को उनके चंगुल से छुटकारा दिलाना, किसानों को साख का महत्व समझाना। फिर उसके बाद है सहकारी संस्थाएं। सहकारी संस्थाओं के बारे में पढ़ लेते हैं। इसमें क्या बताया गया है कि सहकारी संस्थाएं कृषि वित्त में अच्छा योगदान दे रही हैं। 3 स्तरों पर विद्यमान है। ग्राम स्तर पर प्राथमिक साख समितियां, जिला स्तर पर केंद्रीय सहकारी बैंक या जिला सहकारी बैंक और राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक। ठीक है, तो उसके बाद देख लेते हैं सहकारी बैंक। सहकारी बैंक में क्या बताया गया है? तो इसमें विशेषताएं बताई गई हैं। तो क्या विशेषताएं हैं? भारत में सहकारी बैंक भी बैंकिंग के आधारभूत कार्य संपन्न करते हैं, किंतु वे वाणिज्यिक बैंकों से भिन्न प्रकार होते हैं। वाणिज्यिक बैंकों का गठन संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा किया गया है, जबकि सहकारी बैंक की स्थापना अलग अलग राज्यों द्वारा बनाए गए सहकारी समितियों के अधिनियमों द्वारा की गई है। भारत में सहकारी बैंक का गठन 3 स्तरों वाला है। राज्य सरकार सहकारी बैंक संबंधित राज्य में शीर्ष संस्था होती है। इसके बाद केंद्रीय या जिला सहकारी बैंक जिला स्तर पर कार्य करते हैं। तृतीय स्तर प्राथमिक ऋण समितियों को होता है जो कि ग्राम स्तर पर कार्य करती हैं। उसके बाद वाणिज्यिक बैंकों का गठन एकात्मक आधार पर किया जाता है तथा प्रत्येक वाणिज्यिक बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक से पुनरावृत्ति की सुविधाएं लेने का अधिकार प्राप्त होता है, जबकि सहकारी ढांचे के अंतर्गत केवल सहकारी ढांचे के अंतर्गत केवल राज्य सहकारी बैंक को ही भारतीय रिजर्व बैंक के पास पहुंच करने का अधिकार प्राप्त होता है। फिर उसके बाद देख लेते हैं किसी भी वाणिज्यिक बैंक को अपना कामकाज करने के लिए किसी राज्य विशेष अथवा जिला विशेष की सीमाओं में बंधना नहीं पड़ता है, अर्थात वह अपनी शाखाओं की स्थापना अनेक राज्यों और देश के विभिन्न भागों में कर सकता है। यहाँ तक कि कुछ वाणिज्यिक बैंकों की शाखाएं विदेशों में भी स्थापित की गई है, जबकि सहकारी बैंक के केवल निर्धारित क्षेत्र में ही अपना कार्य समिति रखते हैं। उदाहरण के लिए राज्य सहकारी बैंक जो कि शीर्ष सहकारी बैंक है का कार्य क्षेत्र के राज्य विशेष की होता है। इस प्रकार जिला सहकारी बैंक किसी एक जिले विशेष में ही कार्य कर सकता है तथा सहकारी समिति प्राथमिक ऋण सहकारी समिति किसी एक स्थानीय क्षेत्र में ही अपना कार्य कर सकता है। पुनः वाणिज्यिक बैंकों पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की सभी धाराएं लागू होती हैं, जबकि सहकारी
जबकि सहकारी बैंकों पर इस अधिनियम की कुछ धाराएं ही लागू होती हैं, अतः सहकारी बैंकों पर रिजर्व बैंक का नियंत्रण रिजर्व बैंक का जबकि सहकारी बैंकों पर इस अधिनियम की कुछ धाराएं ही लागू होती हैं, अतः सहकारी बैंकों पर रिजर्व बैंक का निर्धारण केवल आंशिक होता है। सहकारी बैंक सहकारिता के सिद्धांतों पर चलते हैं, जबकि वाणिज्यिक बैंक विशुद्ध व्यापारिक बैंकों पर का परिपालन करते हैं। यही कारण है कि भारतीय रिजर्व बैंक इन सहकारी बैंकों को रियायती दर पर वित्तीय सहायता प्राप्त हो जाती है। उपयुक्त स्तरीय शाकाहारी बैंकों के ढांचे के अतिरिक्त 16 सितंबर 1985 से एक बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम 1984 के अंतर्गत कुछ बहुराज्यीय सहकारी समितियों का गठन भी किया गया है, जो एक राज्य तथा समिति नहीं होती है तथा एक से अधिक राज्य में सदस्यों की आवश्यकताएं पूरी करती है। इस प्रकार की बहुराज्यीय सहकारी समितियां केंद्र सरकार के अधिकार में आती हैं। इस समय देश में 184 इस प्रकार की समितियां हैं। प्राथमिक सहकारी समितियां भारत में 1904 में सहकारी शाख समितियां कानून के पास होने पर ग्रामीण क्षेत्र में सहकारी शाख समितियां खोली गई। फिर 1912 में कानून के पास होने पर गैर शाख समितियां खोली गई। तभी से सहकारी आंदोलन के उल्लेखनीय प्रगति की है। विशेष रूप से कृषि शाख की विपणन और कृषि पदार्थ की माल तैयार करने वाली समितियां फार्म आदान की पूर्ति और उपभोग की वस्तुओं के वितरण में सहकारी आंदोलन की दूसरी उल्लेखनीय विशेषता यह है कि इसका आधार ग्रामीण है। सरकार इस बात पर अधिक बल दे रही है कि कृषकों को इन समितियों के द्वारा ही कृषि आदान को लेना चाहिए और अपनी उपज भी इन्हीं के द्वारा बेचनी चाहिए। उसके बाद है सहकारी शाख संस्थाएं किसानों की सर्वाधिक हितकारी रही है। ये कृषि क्षेत्र की शाख आवश्यकताओं की पूर्ति सामयिक एवं ऋण की समुचित राशि प्रदान करती है ताकि कृषि उत्पादकता को बढ़ाया जा सके। उसके बाद है दूसरा वाला वाणिज्यिक बैंक। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में आप लोगों के लिए वाणिज्यिक बैंक और जितने भी इसके लेक्चर रह गए हैं वो शीघ्र प्राप्त हो जाएंगे। तो अगर आप लोगों ने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए जिससे मैं जो वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।